डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन के क्या क्या मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन के पीछे क्या मोटिव्स या क्या ऑब्जेक्ट होता है, आज इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। बिजनेस की एसेट्स पर एक्सपेंसेस जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर, दुकान की फिटिंग, मोटर कार, मशीन और टूल्स, ये सभी बिजनेस के न तो आर्टिकल हैं और न ही एक्सपेंस। इस प्रकार के एक्सपेंडिचर बिजनेस को बहुत वर्षों तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए ये फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। यदि फिक्स एसेट पर एक्सपेंसेस किसी भी एक साल के लिए यदि फिक्स एसेट पर एक्सपेंसेस किसी भी एक साल के लाभ से घटाया जाए तो यह गलत हो जाएगा, जबकि उसका फायदा बिजनेस में एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। सही तो यह रहेगा कि उनकी कॉस्ट को बिजनेस के लिए उनके उपयोगी वर्षों में बांट दिया जाए। फिक्स एसेट की कॉस्ट के जिस भाग को प्रति वर्ष एक्सपेंस माना जाएगा वह डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसे फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन माना जाना चाहिए, हानि नहीं। इस प्रकार डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के वैल्यू में धीरे धीरे होने वाली कमी है, रिडक्शन है। आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की मेथड्स और उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे और डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। फिक्स एसेट अकाउंट्स को प्रिपेयर करना इत्यादि को भी हम लोग आज सीखेंगे। इस क्लास के बाद आप डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट और मीनिंग को समझ सकेंगे, डेप्रिसिएशन के कॉजेज का वर्णन कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव का वर्णन कर सकेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की जो मेथड्स है उसको समझ सकेंगे और फिक्स एसेट्स अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रत्येक वर्ष के डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या अर्थ है। हम पहले से ही एसेट्स और लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, मीनिंग को जानते हैं। एसेट्स को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। करेंट एसेट्स जैसे कि कैश, डेटर्स या कस्टमर का बैंक बैलेंस, गुड्स का स्टॉक, और फिक्स एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मशीन, प्लांट। फिक्स एसेट्स लंबे समय तक की प्रॉपर्टी कहलाती है क्योंकि वे बिजनेस को एक वर्ष से अधिक वर्षों तक फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। मोस्टली फिक्स एसेट के वैल्यू में उनकी यूजेस, समय व्यतीत होने के कारण कमी आ जाती है तथा किसी नए आविष्कार के होने, न्यू इन्वेंशन के होने के कारण, बदलते फैशन आदि कारणों से भी कमी हो जाती है। इसलिए उनके उपयोगी जीवन काल के समाप्त होने पर उनको बदलते रहना चाहिए। इसलिए फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन उनके उपयोगी लाइफ ड्यूरेशन में बांट दी जाती है। प्रत्येक वर्ष के भाग को उस वर्ष का डेप्रिसिएशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस के लिए 2500 रुपया का चेयर हम लोग खरीदे और यह अनुमान लगाया कि 10 साल बाद वह चेयर बेकार हो जाएगी। चेयर के उपयोगी जीवन काल के 10 वर्षों में उसकी लागत 2500 रुपये को बांट दिया जाएगा। प्रति वर्ष के भाग की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल टू संपत्ति की लागत, वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो, डिवाइडेड बाय संपत्ति का जीवन, लाइफ ऑफ द एसेट। यहां 2500 रुपया एसेट का वैल्यू है और स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 10 से विभाजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 2800 रुपया आएगा। इसलिए 2800 रुपया प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएटेड वैल्यू है। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो साल के दौरान फिक्स एसेट्स के वैल्यू में होने वाली कमी है। यह डिफरेंट कारणों से होता है। इसके यूटिलाइजेशन के कारण एवं समय व्यतीत होने के साथ साथ जनरल चेंज के कारण। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से फैशन, घिसावट, इंटरेस्ट और दूसरे बाजार की अप्रचलन। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिप्रेशन की।
अब हम इन कारणों का एक एक करके समझेंगे जिससे एसेट्स में डिप्रेशन हो जाती है, एसेट्स डेप्रिसिएट कर जाता है। पहला, जनरल यूजेस एंड वियर एंड टियर के कारण। इस्तेमाल करने के दौरान प्रत्येक एसेट्स का जीवन होता है जिसमें इसका प्रयोग होता है तथा यह प्रोडक्ट या सर्विसेज देती है। यदि किसी प्रॉपर्टी का यूजेस लगातार होता रहता है तो उसके वैल्यू में कमी आ जाती है। जैसे साइकिल, उसके लगातार चलने और इस्तेमाल करने से उनके कार्य करने की जो पावर है और एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाती है। दूसरा, समय व्यतीत होने के दौरान। जैसे समय व्यतीत होता है, नेचुरल एलिमेंट्स जैसे हवा, पानी, बारिश एक्सेट्रा साइंटिफिक रीजन से भी एसेट्स की कीमत में कमी आ जाती है। जैसे फर्नीचर को चाहे हमने उसे यूज भी नहीं किया हो, समय व्यतीत होते होते उसकी कीमत में कमी आ जाती है। दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ डेट। नए एवं बेटर टूल्स के डेवलपमेंट से पुराने फिक्स एसेट्स को उनके वास्तव में अनुपयोगी हो जाने से पहले ही उपयोग में लाना बंद कर दिया जाता है। अच्छे औजारों, उन मशीनों का आना जो कम कीमत पर गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, इस तरह से पुराने औजारों को वैल्यूलेस कर देती है, मूल्यहीन और बेकार कर देती है, क्योंकि वो हाई वैल्यू पर, हाई प्राइस पर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तथा इसे कॉम्पिटिटिव नहीं रहने देते। जैसे डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने से स्टीम इंजन यूजलेस हो गए, बेकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फैशन, स्टाइल, रुचि तथा मार्केट स्थिति के बदलने के कारण। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में कमी एसेट्स को आउटडेटेड कर देती है। फैशन, स्टाइल, इंटरेस्ट या बाजार की कंडीशन में चेंजेस के कारण भी यह रिजल्ट हो सकता है। एसेट्स के वैल्यू में कमी होने के कारण गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लंबे समय तक रुकावट आ जाती है। जैसे फैक्ट्रियां या मशीन का कार्य, पुराने फैशन के हैट, जूते, फर्नीचर एक्सेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण। अब हम लोग डेप्रिसिएशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे क्या उद्देश्य है? पहला, बिजनेस को सही फाइनेंशियल कंडीशन दिखाना। फिक्स एसेट्स का इफेक्टिव यूजफुल लाइफ होता है जिसमें इसका एक्सपेंसिव ऑपरेशन किया जाता है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के मूल्य में कमी को कहते हैं। एसेट्स के कंटिन्यूअस यूज करने के कारण उसके मूल्य में कमी हो जाती है, एसेट्स के वैल्यू में कमी हो जाती है। यदि डेप्रिसिएशन की प्रोविजन नहीं की जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी एक अकाउंटिंग ईयर में सही प्रॉफिट या लॉस नहीं शो करेगा तथा बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़े हुए मूल्य पर लिखी जाएगी। इस प्रकार बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का ठीक कैलकुलेशन नहीं हो सकेगा। यदि ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन की अनदेखी की जाती है तो एसेट्स के पूर्ण रूप से बेकार हो जाने पर, ऑब्सोलेट हो जाने पर बिजनेसमैन बिजनेस को आसानी से नहीं चला पाएगा, इजिली नहीं रन कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, संपत्ति का पुनः स्थापन करने के लिए व्यापार में फंड को एस्टैब्लिश करना। नेट प्रॉफिट ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाई गई कैपिटल का रिजल्ट होता है जिसे वह कैश रूप में निकाल सकता है। यदि डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो इससे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रोप्राइटर द्वारा विड्रॉ की गई जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी और डेप्रिसिएशन के इक्वल कैश बिजनेस में ही रह जाएगी और इस संपूर्ण राशि से प्रोप्राइटर एक नई प्रॉपर्टी, एक नई एसेट्स को एस्टैब्लिश करने के योग्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट, डेप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। अब हम इसका चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला, एसेट्स परचेज वैल्यू, मूल्य संपत्ति की लागत।
एसेट्स की परचेस अमाउंट होती है और उसमें वह समस्त एक्सपेंस जुड़े होते हैं जो उस एसेट्स को इस्तेमाल करने से पहले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स को लोडिंग या अपलोडिंग में हुए एक्सपेंसेस, गाड़ी भाड़ा, किराया, एस्टैब्लिशिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। दूसरा, एसेट्स का यूजफुल लाइफ, एसेट्स का यूजफुल लाइफ टाइम, एसेट्स कितने वर्षों तक काम आती रहेगी, यही उसका उपयोगी जीवन काल है। तीसरा पॉइंट, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, एसेट जब काम करने के योग्य नहीं रहेगी तो जिस मूल्य पर वह सेल की जाएगी, बिक्री की जाएगी, यह रेसिडुअल वैल्यू है जो स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, एसेट का डेप्रिसिएटेड वैल्यू, एसेट की कॉस्ट वैल्यू से एसेट्स के रेसिडुअल वैल्यू को घटाकर एसेट्स का डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। एक जनरेटर 5 लाख रुपए का खरीदा था। 1500 रुपए क्रेन ऑपरेटर को ट्रक पर लोडिंग के लिए दिए। 7000 रुपए जनरेटर को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए दिए। 2000 रुपए फैक्ट्री साइट पहुंचाने पर उसको अनलोडिंग के लिए दिए। यह अनुमान लगाया गया कि जनरेटर 10 वर्षों तक चलेगा, उसके बाद 60,000 रुपए में बिक जाएगा। जनरेटर के डेप्रिसिएटेड वैल्यू की हमें कैलकुलेशन करना है। एसेट्स का कॉस्ट वैल्यू, एसेट्स का परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस इसका 5 लाख रुपए है। लोडिंग एक्सपेंस 1500 है। अनलोडिंग एक्सपेंसेस भी है जो है इसका अनलोडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2000 रुपए है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7000 रुपए हुए हैं। टोटल कॉस्ट 5,10,500 रुपए हुए। अब इसका डिप्रेशन कैसे निकालेंगे? जनरेटर का लाइफ टाइम 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू 60,000 रुपए है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। जनरेटर का डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो पहले जनरेटर डेप्रिसिएशन वैल्यू का फॉर्मूला होगा 5,10,500 मतलब कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो यहां पर डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट 5,10,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 60,000 इक्वल टू 4,50,500 रुपए। यही जनरेटर का डेप्रिसिएशन वैल्यू कहलाएगा। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की स्ट्रेट लाइन मेथड किसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन की अमाउंट सालों साल एक जैसी रहती है। सपोज अगर एक एसेट का कॉस्ट वैल्यू 1 लाख रुपए है और उस पर परमानेंट रूप से 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तब 10,000 रुपए प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन के रिकॉर्ड होंगे। इसलिए इस मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या प्रिंसिपल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस तरीके से अमाउंट निकालकर रिकॉर्ड कर देंगे। प्रत्येक वर्ष का डिप्रेशन इक्वल टू एसेट का परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूला डिप्रेशन कैलकुलेट करने का। एसेट के कॉस्ट वैल्यू में से उसके स्क्रैप वैल्यू को घटाकर उसे एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। फॉर एग्जांपल, एक मशीन 1,20,000 की खरीदी, उसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, उसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए है। एक साल के डिप्रेशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्रत्येक वर्ष का डिप्रेशन क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ष का डिप्रेशन निकालने के लिए हमें 1,20,000 से 20,000 माइनस कर देना होगा, सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। 1,20,000 मशीन का दाम और 20,000 स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को मशीन के टोटल कॉस्ट से माइनस कर देंगे और फिर उसे 10 से डिवाइड करेंगे। 10 जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन का। तो इस प्रकार से 10,000 रुपए हमारा रिजल्ट निकलेगा जो होगा पर ईयर का डिप्रेशन का वैल्यू चार्जेस। यदि उसका स्क्रैप बेचा नहीं जा सकता या उसके स्क्रैप से कोई पैसा रिसीव नहीं किया जा सकता तो एक वर्ष का डिप्रेशन होगा एनुअल डिप्रेशन इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 रुपए। इस मेथड के अनुसार डिप्रेशन की अमाउंट प्रत्येक वर्ष एक जैसी ही रहेगी। इसलिए यह मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे प्रिंसिपल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। डिप्रेशन की अमाउंट प्रत्येक वर्ष इक्वल रहती है, इसलिए यह मेथड
स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या प्रिंसिपल कॉस्ट मेथड भी कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या क्या एडवांटेज है। पहला, सिंप्लिसिटी। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने की यह मेथड बहुत सिंपल है, इसलिए यह बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट की कैलकुलेशन एक बार कर ली जाती है। आफ्टर दैट प्रत्येक वर्ष में वही अमाउंट चार्ज करनी होती है, इसलिए यह मेथड सिंपल और कैलकुलेट करने में इजी होती है, आसान होती है। दूसरा एडवांटेज इस मेथड का, एसेट्स का वैल्यू जीरो होना। डेप्रिसिएशन का प्लानिंग करते करते अंतिम वर्ष में एसेट का वैल्यू स्वयं ही जीरो अथवा स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, लेजर बुक्स में किसी एसेट का वैल्यू उसके जीवन काल की समाप्ति पर या तो जीरो हो जाता है या फिर स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो जाता है। आप लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के लिमिटेशन के बारे में, कमियों के बारे में, आई मीन डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन करने में कठिनाई। जब एक से अधिक मशीनें अपने अलग अलग जीवन काल में एक साथ होती है तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, अगेंस्ट लॉ, इलॉजिकल। यह हम भली भांति जानते हैं कि जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। इस प्रकार डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयरेंस के रूप में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर कुल भार पुराने वर्षों की अपेक्षा आने वाले वर्षों में अधिक होगा। यह इलॉजिकल होगा क्योंकि एसेट्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पहले अधिक होती है और बाद के वर्षों में कम हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा मेथड जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के अनुसार एसेट्स की वैल्यू प्रत्येक वर्ष घटती रहती है। डेप्रिसिएशन लगाने की अमाउंट भी प्रति वर्ष कम होती रहती है। इसमें एक निश्चित परसेंटेज रेट से एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो बुक्स में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। इस मेथड के अनुसार एसेट अकाउंट कभी भी जीरो नहीं दिखा जा सकता। एसेट्स अकाउंट कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। सपोज एसेट की कीमत 40,000 रुपए है और प्रत्येक वर्ष 10% एनुअल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पहले वर्ष में डेप्रिसिएशन की अमाउंट 4,000 रुपए होगी, अर्थात 40,000 का 10%। उसका कॉस्ट वैल्यू घटकर 36,000 रुपए हो जाएंगे। 40,000 माइनस 4,000। अब अगले वर्ष डेप्रिसिएशन की अमाउंट 3,600 हो जाएगी। 3,600 कैसे होगी? 36,000 का 10%। इसलिए प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन लगाने की इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इक्वल बर्डन। प्रारंभ में एसेट्स की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, इसलिए प्रॉफिट में इसका कंट्रीब्यूशन अधिक होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन के रूप में एक्सपेंस भी अधिक लगाया जाना चाहिए। स्टार्टिंग के वर्षों में एसेट्स के कंटिन्यूअस यूजेज में आने के कारण रिपेयरिंग कॉस्ट प्रति वर्ष बढ़ता है तथा इस मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन राशि इतना निरंतर घटती रहती है तथा इस मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन राशि निरंतर लगातार घटती रहती है। इन दोनों बातों का कलेक्टिव प्रभाव यह होता है कि इस मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर के रूप में एसेट के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन पड़ता है। हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के कमियों के बारे में, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज के बारे में। पहला, संपत्ति का मूल्य शून्य न होना। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य शून्य से कम नहीं हो सकती, चाहे उसका कोई स्क्रैप वैल्यू हो या ना हो। दूसरा पॉइंट, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। इस पद्धति से डेप्रिसिएशन की रेट को आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोग बात किए
डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो दो मेथड है डिप्रेशन के, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्टेट टाइम मेथड, वो क्या होता है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।